हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आप सभी का पेपर है। तो भाई, आप सभी के लिए पहला पेपर, आप सभी की एडमिट कार्ड्स जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे। आप सभी की डेट शीट आ चुकी है और वो टेंटेटिव डेट शीट है। और जब से डेट शीट आई है, आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ऐसी वीडियोस बना दीजिए। तो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, चाहे आप एसयूएल के हो, एनसीवैप के हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। आप सभी को पता है एनवायरमेंटल साइंस जो है कंपलसरी कोर्स है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, आप सभी को पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहली बात तो आपके लिए पेपर कैसा आएगा, क्योंकि अब तक जितने भी पेपर होते थे ना आप सभी के लिए, तो वो पेपर हुए हैं आप सभी के या तो एबीई असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन या फिर हुए हैं ओबीई। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि या तो जिन बच्चों ने अब तक दिए या एबीई दिए या ओबीई दिए, तो क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा ये आप लोगों के लिए, सोल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये रेगुलर कॉलेज का पेपर है और ऐसा ही पेपर आप सभी का बनेगा, यही पूरा का पूरा सिस्टम रहने वाला है। क्या वेटेज देगी? तो सबसे पहली बात, आप लोगों को कुछ वेरियस सी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आप इसके अंदर अपना रोल नंबर लिखे। और इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे साथ अब तक जुड़े नहीं है, तो पहली बात तो इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को अपना नंबर भी दूंगा जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी की कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट पे भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ वेरियस चीजें ध्यान रखनी है आप, क्योंकि पहली बार ही पेपर दे रहे हो। आप लोगों ने जो अब तक एबी या ओबी दिया है उसके अंदर कुछ अलग चीजें लिखनी होती थी और पेपर में कुछ डिटेल्स अलग आती है। तो सबसे पहली बात, आपको सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ये आपको आंसर शीट पे फिल करना होगा। जैसे आप बोर्ड की शीट पे 10th और 12th में भरते थे, वैसे ही आपको भरना होगा। यूनिक पेपर कोड, इट में भी पॉसिबल है कि आपका चेंज हो, क्योंकि सोल, एनसीवैप और रेगुलर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट में भी पॉसिबल हो सकता है चेंज हो, और अन्यथा आप तीनों का सेम ही रहेगा। कोर्स की बात करें तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, और ये कंपलसरी और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, यानी आपको इसमें पक्का पास ही पास होना है। एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट का नेम है और यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में भी सेम ही पेपर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर की बुक और सेकंड सेमेस्टर की बुक सेम है, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लो उसको, चाहे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लो। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का आपको पूरा समय मिलने वाला है। और अंक की बात करें तो 75 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 5 क्वेश्चन अटेंड करने का मतलब यह है कि आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 15 मार्क्स की बन जाती है। और जो सोल के बच्चे हैं ये इस चीज को कंसीडर करके चलेंगे कि पेपर आपके ना अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं ना आपके असाइनमेंट के होते हैं, तो आपका पेपर जो है वो पूरा 100 मार्क्स का है। सोल के बच्चे इस चीज को खास तौर पर ध्यान देंगे, आपका पूरा पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स का होने की वजह से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए 20 मार्क्स का है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, सभी क्वेश्चन जो कि इक्वल मार्क्स के हैं ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स बहुत ईजी पड़ता है आप सभी के लिए, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली बात तो, थार रेगिस्तान दिल्ली के उत्तर में है, तो ध्यान रखना है आपको। उत्तर पश्चिम, दो दिशा, उत्तर पश्चिम, क्योंकि दिल्ली, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर गुजरात वगैरह जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर पड़ता है, और दिल्ली यहाँ है, दिल्ली की उत्तर दिशा ये पश्चिम दिशा ही है। तो ये बीच का जो पोर्शन होता है ये नॉर्थ वेस्ट, ये उत्तर पश्चिम पड़ता है। तो इसको आप क्या करोगे, गलत करोगे। ओजोन परत, ये जो ओजोन छिद्र है वो क्लोरिक कार्बन से उत्पन्न हो रहा है, तो बिल्कुल सीएफसी गैस है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। क्लोरिक, ध्यान रखना है, क्लोरिक कार्बन की वजह से हो रहा है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, तो जी हाँ, बिल्कुल मनाया जाता है। अगला है, जैव मंडल में नाइट्रोजन का विशाल भंडार मृदा है, मतलब मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। देखो, जैव मंडल में तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो किससे होती है, नाइट्रोजन से ही होती है। तो नाइट्रोजन मिट्टी में पाया जाता है, तो जी हाँ, पाया जाता है। और नाइट्रोजन की वजह से ही जमीन उपजाऊ भी होती है। अगला, अरावली पर्वत जो है दिल्ली श्रेणी से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल भी नहीं, अरावली पर्वत के तट पर दिल्ली उपस्थित है, तो ध्यान रखना है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र, इसे हम बोलते हैं परितंत्र। ठीक है, मरुस्थलीय की बात हो रही है, नहीं रेगिस्तानी। तो ये उच्च उत्पादक होता है, तो जी नहीं, यहाँ पर उच्च उत्पादक नहीं होता। आपको फर्स्ट यूनिट मैंने जो पढ़ाई है तो उसके अंदर मैंने आपको
ईंधन के 3 कैटेगरी बताई है। पहली उत्पादक में है जिसके अंदर पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे उत्पादक में, मरुस्थल में ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, तो ध्यान रखना ये गलत होगी स्टेटमेंट। अगला है भूतापीय ऊर्जा एक अनवीनीकरण है, तो ये भी गलत है, बल्कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, नवीनीकरण। नवीकरण जिसे हम कहते हैं, नवीनीकरण या नवीकरण ऊर्जा का सोर्स है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऊर्जा के सोर्स जो है परंपरागत में, परंपरागत वाले जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, गैस, ये कौन सा है जिनका हम रिन्यू नहीं कर सकते, अनवीनीकरण में आते हैं ये परंपरागत। और जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इसके अलावा हम बात करें पवन ऊर्जा, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये 5 नंबर आपके यहाँ से निश्चित हो गए, 5 नंबर पक्के हो गए। और ऐसे क्वेश्चन आप सभी को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप इजीली दे दोगे। अगला क्वेश्चन में आप सभी को 2 वाक्यों में स्पष्ट करना है ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण वो है जब घर्षण पैदा होने से, 2 चीजों के आपस में टकराने से, या फिर 2 चीजों को आपस में रब करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। और ये हमारे किसके लिए जो है जो हमारे जो भी नॉइज पॉल्यूशन है, इसके अंदर हम देखते हैं जो भी हमारे ईयर्स है इनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। कल सीएफसी के बारे में बताना है आपको, यहाँ पर सीएफसी के बारे में बताना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका अम्लीय वर्षा। एसिड रेन क्या है, तो अम्लीय वर्षा जब प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो प्रदूषण ज्यादा होने की वजह से, जैसे दिल्ली जैसा इलाका यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, प्रदूषण होने की वजह से प्रदूषण हमारे वायुमंडल में ही रहता है, वायुमंडल में रहता है। लेकिन जब भी वाष्प बन के चीजें ऊपर उड़ती है तो बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो ये जो हमारे वायुमंडल में अभी अम्ल था, यानी जो प्रदूषण था, वो एसिड रेन के थ्रू नीचे आती है। इससे स्किन कैंसर, जमीन का उपजाऊ होना, ये सारे की सारी प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ 2 वाक्य में बताना है तो आप ये बता दोगे। इसके बाद में नीचे क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, पहले आप ये देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे ये बताना है कि 4 से 5 सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है। तो सबसे पहली बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ चीजें ऐसी है जो हिंदी में आपको समझ नहीं आएगी, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। तो इसको क्वेश्चन में कई तरीके से घुमा के पूछता है आपसे, ठोस विकास, टिकाऊ विकास, इस तरीके से भी पूछता है। और यहाँ देखिए निर्णायक विकास, तो इंग्लिश में पढ़ लेना है। सतत पोषणीय विकास ऐसे विकास को कहते हैं जिसमें संसाधन, क्योंकि संसाधन जो है हमारे जितने भी रिसोर्सेज है, संसाधन ये कैसे हैं, लिमिटेड है, यानी सीमित है, जिसे हम बोलते हैं सीमित संसाधन। सीमित होने की वजह से इनका उपयोग भी एक निश्चित समय सीमा तक है। अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में आने वाले समय में होता है कि हमें संसाधनों की कमी पड़ जाए। इसीलिए हमें इन संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना होता है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर सके। ये कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिल्ली में प्रदूषण वृद्धि का क्या कारण है, तो इसके लिए आप उद्योग को तो एक्सप्लेन कर दोगे, उद्योगों से निकलने वाला धुआं। इसके अलावा जनसंख्या, इसके अलावा प्लास्टिक लिखेंगे, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, ये प्लास्टिक का ज्वलनशील होना। इसके अलावा गुड़गांव, इसके अलावा गाजियाबाद और इसके अलावा फरीदाबाद जैसे जो एनसीटी के एरिया है वो दिल्ली के निकटवर्ती हैं और वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र मानव पर क्या प्रभाव बुरा पड़ा है। तो मैंने आपको बताया था 1986 की घटना, चेरनोबिल की घटना, एक 1978 की घटना बताई थी, तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से ये मनुष्य के लिए जो है वो कैंसर का कारण बनती है। नाभिकीय यानी परमाणु जब भी ऊर्जा संयंत्र है, इनसे हम बिजली बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, लेकिन कई बार इस पर कुछ दुर्घटना घट जाती है और इन दुर्घटना से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कैंसर होता है, मनुष्य की आंखों की रोशनी चली जाती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये देखो 5 नंबर का है। तो 2 क्वेश्चन में आपको अंतर, एक तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऐसे संसाधन जो कि अपार मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें हमारे पास क्या क्या अपार मात्रा में उपलब्ध है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारी की सारी ऊर्जा इसके अंदर आएगी। और अनवीकरण जिनका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला जलने के बाद में ये खत्म हो जाते हैं और साथ ही साथ प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, एक वैकल्पिक ऊर्जा, यानी जितना हम कोयला ज्यादा जलाते हैं उससे अच्छा एक विकल्प है। सौर ऊर्जा भी एक अच्छा विकल्प है। तो ये नगर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बताना है, क्योंकि ये प्रदूषण कम करता है। ये प्रदूषण कम करता है अगर हम इसको अच्छी तरीके से यूज करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इसी के अंदर बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 5 मार्क्स का है। परितंत्र के जैविक और अजैविक घटक के नात बताइए। अब देखो नात मैंने बताया था मिसप्रिंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंपोनेंट्स बताने हैं
किस चीज के? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब परितंत्र, इसमें बायोटिक और अबायोटिक या नॉन बायोटिक भी लिखा आ सकता है आप सभी के पेपर में। तो इसके कौन कौन से घटक हैं उन सभी का वर्णन करें, आपको ये बताना है। इसका मतलब कंपोनेंट्स कौन कौन से, उसके आयाम कौन कौन से। तो भाई जैविक घटक के आयाम कौन कौन से हैं? तो जैविक घटक आपको बताने इसमें अजैविक घटक। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए जल्दी अपलोड हो जाएगा और ये परितंत्र वाली फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है। तो एक वीडियो तो आप सभी के लिए नोट्स वाली आ चुकी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देखना शुरू कर दें और अधिक से अधिक मेरे तक शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास होती है और मैं वही टॉपिक जो मैं यहाँ पर पेड बैच अपने पास बच्चों के लिए था वो आपको मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, ताकि ऐसे दोस्त जो हमसे दूर रहते हैं, जो हम तक कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी फिर भी मदद करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, एक चीज जो है 5 नंबर की, दूसरी चीज 5 नंबर की, यानी 2 चीज पूछी गई है। तो क्वेश्चन मिक्स करके पूछ रहा है, तो दोनों चीज को आपको इसमें वर्णन करना है। एक तो वन्य परितंत्र कौन से होते हैं? जो जंगलों में पाए जाते हैं। जैसे जंगलों में कौन कौन से परितंत्र पाए जाते हैं? जैसे मैं यहाँ पर एक आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। घास लिया, ठीक, घास के ऊपर लिया हमने टिड्डा। घास के ऊपर हमने क्या लिया? एक टिड्डा लिया, टिड्डा। और टिड्डे के ऊपर हमने क्या लिया? इसके ऊपर लिया फिर हमने मेढक। मेढक के ऊपर क्या लिया हमने? मेढक के ऊपर ले लिया सांप। सांप के ऊपर क्या ले लिया? सांप के ऊपर ले लिया हमने मोर। मोर के ऊपर हमने क्या ले लिया? कोई दूसरा जीव। और फिर अंत में शेर कर दिया, और शेर का शिकार कर दिया मानव के द्वारा। अब ये मरने का जमीन में फिर दोबारा मिट्टी में अवघटित हो गया, फिर घास से ये पूरा साइकिल सिटी फिर चल गया। तो ये पूरी की पूरी साइकिल सिटी चल गई। तो वन्य जो है परितंत्र ये है जो कि पूरी की पूरी फूड चेन को बनाती है। वन्य परितंत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं और पहलुओं का वर्णन करना है कि वन्य परितंत्र से हमें क्या क्या मिलता है। लकड़ियां मिलती है, हमें औषधियां मिलती हैं, ध्यान रखना है। हमें औषधि वनों के अलावा हमें इसके अंदर से बहुत ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन मिलता है। और इन पे उपस्थित खतरे कौन कौन से हैं? तो इनके ऊपर शिकार हो रहा है। मानव हस्तक्षेप ज्यादा होने के कारण इन पे संकट उत्पन्न हो रहा है, और साथ ही साथ जो है इनका उपयुक्त रूप से संरक्षण नहीं किया जा रहा। इस वजह से विकास अधिकारी के लिए। और ये क्वेश्चन तो आपको पक्का करके जाना है, 100% आपके पेपर में बनेगा। जैव विविधता की परिभाषा दीजिए। हमारे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो यही है, आप सर्च कीजिए जैव विविधता बाय सोल सॉल्यूशन, मिल जाएगा। और जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है, जैव विविधता का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप सभी को करके रखना है। संरक्षण क्यों जरूरी है? पहली बात तो जैव विविधता की परिभाषित करनी है, इसको तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैव विविधता जिसे हम इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि जीवों में विविधता, जीवों की प्रजातियों में विविधता। और ये कैसी विविधता होती है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जीवों की प्रजातियों में अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक अनुवांशिक भिन्नता, अनुवांशिक जो डिफरेंस है। अब अनुवांशिक भिन्नता के कारण जो डिफरेंस, यानी जिसे हम बोलते हैं जीन्सली डिफरेंस जो होता है हमारा, वो इसका संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जैव विविधता से हम फूड गेन करते हैं, फूड के रूप में। हमें अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे अपघटित के कार्य होते हैं, उनके लिए हमारे लिए जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें बहुत सारी दवाइयाँ चाहिए होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें रोज ही रोज फूड के अलावा, दवाइयों के अलावा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, हमें ऑफिस बनाना है, फर्नीचर चाहिए, लकड़ी की चाहिए, है ना। तो उन सब चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को जरूर करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि जैव विविधता के लिए 2 प्रमुख खतरों का उल्लेख करना है। जैव विविधता के लिए कौन से 2 प्रमुख खतरे? तो सबसे पहले मानवीय मानवीय और दूसरा प्राकृतिक। आपको ध्यान रखना, प्राकृतिक आपदा, आपदा और मानव द्वारा का खतरा, मानव द्वारा। इनके संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट, ये एक स्पेसिफिक पूछ लिया गया, तो मैं आप लोगों को जल्दी इसकी वीडियो अपलोड करवा दूंगा, आप लोगों को जल्दी ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय है। बहुशास्त्रीय मतलब इसके पर्यावरण के अंदर हम सिर्फ 1 या 2 चीजें नहीं पढ़ते, बल्कि इसके अंदर हम पर्यावरण के अंदर सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या, या फिर बहुशास्त्रीय है, इसके अंदर हम पर्यावरण के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। हम इसके अंदर पर्यावरण के अंदर हम जैसे जंगलों की रक्षा, जैव विविधता, जंगलों के बारे में, जैव विविधता देखेंगे। जैव विविधता, मृदा प्रदूषण, प्रदूषण के बाद ओजोन, जलमंडल, या हम कह दें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन पे निवास करें। हम बहुत सारी चीजों का हम करते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, 2013 में उत्तराखंड में जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उसके बारे में आपको वर्णन करना है।
भाई आपने हो सकता है केदारनाथ की लंबी देखी होगी। और इसका मेन रीजन क्या है कि भाई ह्यूमन जो है, ह्यूमन वहां पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, ह्यूमन वहां पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। और डेवलपमेंट के कार्य की वजह से वहां पर जैसे होटल बनाना माइंड से वो पहाड़ों को तोड़ता है और इसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। क्योंकि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, इस पहाड़ के हम रास्ते बनाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के रास्ते बनाते हैं और पहाड़ों को काट के बनाते हैं, तो कई बार जब लैंडस्लाइड होता है तो वो रास्ता दब जाता है, होटल दब जाते हैं। और इसके अलावा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई थी, बादल फट गया था यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर ये भीषण आपदा हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर आने वाला है 8। इससे पहले क्या है कि खनन कार्य क्या होता है, इसमें बांध परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले और पुनर्स्थापन क्यों चुनौती है। खनन कार्य और बांध परियोजना को प्रभावित करने वाले पुनर्स्थापन यानी आप सभी को मैंने नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी कोई भी विकास परियोजना होती है तो स्थानीय लोगों को वहां से विस्थापित किया जाता है। तो इसकी वजह से वहां पर जो पुनर्स्थापन की वजह से लोगों के रोजगार खतरे में आ रहे हैं, रोजगार खतरे में आ रहे हैं। लोगों के रोजगार के अलावा हम बात करें तो देखो, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां पर भी हमें दोबारा रिसेटल किया जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर हमें दोबारा उसी तरीके के हमें साधन या उसी तरीके की चीजें हमें मिलेगी जो आज जिन संसाधनों का हम उपयोग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का भी विषय है और अपने उत्तर की आपको इसमें पुष्टि करनी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े से आप लोगों को लिखने में दिक्कत भी होगी, तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करें तो कर सकते हैं। अगला खाद्य जाल श्रृंखला, जिसे फूड चेन बोलते हैं, और खाद्य जाल, एक तो फूड वेब और एक फूड चेन, दोनों में पूछा है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और फूड वेब, दोनों में अंतर है। खाद्य जाल में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ जाती है। मैं आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा, इसके अंदर मैं दिखाऊंगा फूड वेब और फूड चेन के बारे में। और इसके अलावा क्या आप देखेंगे दृष्टिकोण से भारत में जो पर्यावरणीय कानून है वो वन्य जीवों के संघर्ष को जन्म देता है। यानी बहुत सारे पर्यावरण कानून बनाए, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाए, उसके लिए संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उसी बीच में हम देख रहे हैं शिकार भी किया जा रहा है। बहुत ज्यादा मनुष्य को दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है कि वनों में मनुष्य का शिकार भी हो जाता है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जंगलों के अंदर मनुष्य अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है, आवाज बनाने की कोशिश कर रहा है, उस संघर्ष हो रहा है और वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की वजह से हमें उनके आवासों को छेड़छाड़ करनी पड़ रही है। ये प्रॉब्लम भी हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो होपफुली आप सभी के लिए ये वीडियो थी और आप लोगों को मैंने कहा था कि जैसे कि वीडियो के एंड में हम सभी अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक्स दिए गए, आप उन लिंक्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय